हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉच के बारे में। वॉच हिंदी ग्रामर का एक पार्ट है जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। और वॉइस तो आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये वही वॉइस है, तो इसे हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे क्योंकि यह क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्लास 11th 12th में, 9th 10th और इससे नीचे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 11th 12th में एक बहुत बार पूछा गया है। शब्द शक्ति, शब्द गुण और वाच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12th के लिए। तो वाच की परिभाषा हम पढ़ेंगे। वाच होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका मुख्य विषय क्या है, कर्ता, कर्म या भाव। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उनके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है, उसे वाच्य कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को यह परिभाषा समझ में नहीं आई, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका मुख्य भाव क्या है। जैसे हमने कोई भी वाक्य लिखा, जैसे राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर क्रिया हो गई जाना और राम हो गया कर्ता, यानी और कर्म हो गया बाजार। राम बाजार जाता है, यदि हम जाता को जाति कर दें, यानी क्रिया को हम बदल दें, तो फिर राम को भी हमको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध है कर्ता से, तो यह कृतवाच्य हो गया, यानी संबंध हो उसमें, बीच में जो उसमें क्या है, कर्म है। कर्म का उसमें कोई रोल नहीं है वाक्य में। कर्म की जगह, बाजार की जगह हम मॉल कर दें या कहीं भी कर दें, तो होटल कर दें, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह होता है संबंध। तो यह इसकी परिभाषा है। वाच्य के प्रकार, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसे हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कृतवाच्य। कृतवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो और कर्ता के अनुसार ही क्रिया अपना रूप बदले, उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो दोस्तों, यह परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध, क्रिया जो है उसका डायरेक्ट संबंध किसे होना चाहिए? कर्ता से होना चाहिए, और कर्ता के अनुसार क्रिया अपना रूप बदले। तो जैसे दोस्तों, यह उदाहरण है, मोहन कविता लिखता है। यहाँ पर क्रिया हो गई लिखना और मोहन हो गया कर्ता। तो यहाँ पर क्रिया का डायरेक्ट संबंध है कर्ता से। कैसे, यह समझते हैं। यदि हम लिखता को लिखती कर दें तो वाक्य गलत हो जाएगा। मोहन कविता लिखती है, यह गलत हो जाएगा। यानी यदि हमने क्रिया को बदला है तो कर्ता भी बदलना पड़ेगा। या हम मोहन की जगह सीता कर दें, सीता कविता लिखता है, तो यह गलत हो जाएगा। यदि हम मोहन की जगह सीता कर रहे हैं, यदि हम कर्ता को बदल रहे हैं, तो हमको क्रिया भी बदलनी पड़ेगी। तो यह होता है कृतवाच्य। यहाँ पर कर्म का कोई रोल ही नहीं है। जो यहाँ पर एक कविता है, इसका कोई रोल नहीं है। कविता की जगह हम नाटक कर दें, कविता की जगह निबंध कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन निबंध लिखता है, मोहन नाटक लिखता है। तो यह इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। ये नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि यहाँ पर क्रिया लिखता का सीधा संबंध कर्ता मोहन से है। यदि मोहन की जगह सीता कर दिया जाए तो वाक्य गलत हो जाएगा, और इसे सही करने के लिए कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी होगी। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, गीता विद्यालय जा रही है। यहाँ पर रही गीता से संबंध है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। गीता बाजार जा रही है, विद्यालय जा रही है, इसका कोई रोल नहीं है कर्म का। यहाँ पर इसका रोल है। गीता बाजार जा रहा नहीं कर सकते, रही, क्योंकि इसका डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। यदि यहाँ पर रहा करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो यह इसका उदाहरण है। दोस्तों, ये नोट आप लोगों को ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगा। ये नोट मैंने समझकर अपने से लिखा था ताकि आप लोगों को सरलता हो। जो मैं आपको समझाता हूँ उसे नोट के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया है। तो दूसरा जो वाच्य है वह है पैसिव वॉइस, जिसे हम कर्म वाच्य कहते हैं हिंदी में। कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, वहां पर क्रिया का संबंध कर्ता से बता रहा था, यहाँ पर बता रहा है कि क्रिया का संबंध किससे हो? कर्म से हो।
और कर्म के अनुसार ही क्रिया अपना रूप बदले, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा कर्मवाच्य, यानी कर्म के अनुसार क्रिया अपना रूप बदले। तो कृतवाच्य है तो कर्ता होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया रूप बदले। कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार क्रिया रूप अपना बदलेगी। तो दोस्तों उदाहरण पर चलते हैं। मोहन के द्वारा कविता लिखी जाती है। यहाँ पर लिखी जाती जो है, कविता लिखी जाती, ये क्या है? ये कर्म है। कविता लिखना क्या है? कर्म है। और मोहन क्या है? कर्ता है। तो मोहन के द्वारा यदि हम नाटक यहाँ पर कर दें, कर्म की जगह यदि हम नाटक कर दें तो क्रिया भी बदलनी पड़ेगी। मोहन के द्वारा कविता लिखी जाती है, यदि हम कर दें मोहन के द्वारा नाटक लिखी जाती है तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यदि हम कर्म बदलेंगे यहाँ पर तो हमको यहाँ पर क्रिया भी बदलनी पड़ेगी। क्रिया का डायरेक्ट संबंध है कर्म से। यदि हम यहाँ पर कर्ता को मोहन की जगह सीता कर दें तो कोई बदलाव नहीं होगा, सेंटेंस गलत ही नहीं होगा। सीता के द्वारा कविता लिखी जाती है, कोई गलत नहीं है, सेंटेंस गलत ही नहीं है। यहाँ पर इसका कनेक्शन जो है वो कर्म से है, क्रिया का कनेक्शन, और कर्म के अनुसार अपना रूप बदल रही है क्रिया। तो यदि हम नाटक करेंगे तो फिर इसको लेखा करेंगे, जो लिखी है इसको लिखा। मोहन के द्वारा नाटक लिखा जाता है, मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। यदि हम कविता करेंगे तो लिखी ही करेंगे। तो दोस्तों ये नोट है, आप नोट भी लिख लें जरूर। नोट में लिखा है यहाँ पर कर्म का सीधा संबंध क्रिया से है। यदि कविता की जगह, जो ये ऑब्जेक्ट है, कविता की जगह निबंध कर दिया जाए तो वाक्य में क्रिया को भी लिखी से लिखा करना होगा, तभी वाक्य सही माना जाएगा। दोस्तों एक और एग्जांपल दिया है, सीता ने आम खाया। तो यहाँ पर इसका संबंध इससे है। राम ने आम खाया, सीता ने आम खाया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कर्ता से, यहाँ पर इसका डायरेक्ट संबंध है, आम का है इससे संबंध। जो तीसरा वाच्य है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। यहाँ पर ना कर्म से कोई संबंध है ना कर्ता से कोई संबंध है, क्रिया का संबंध यहाँ पर है भाव से, कि आपके कहने का भाव क्या है, मीनिंग क्या है आपके कहने का, उससे संबंध रखता है यह भाववाच्य। आप उदाहरण पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्रिया के पुरुष वचन लिंग हमेशा अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में रहते हैं, यानी जो इसके वचन पुरुष है और लिंग है वह अन्य पुरुष में होगा और एक वचन में होगा और पुल्लिंग में होगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण जब पढ़ेंगे तो हमको स्पष्टता समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मोहन से लिखा जाता है, मोहन से लिखा जाता है। अब यहाँ पर किसी का किसी संबंध नहीं है, न क्रिया का है संबंध। सीता से लिखा जाता है, मोहन से लिखा जाता है, तो यहाँ पर किसी का संबंध नहीं है। यदि हम आप नोट पढ़ें तो वो आपको स्पष्टता समझ में आएगी। यहाँ पर क्रिया लिखा का संबंध ना तो कर्ता से और ना कर्म से है ही नहीं, यानी इसका संबंध जो क्रिया है लिखा उसका संबंध ना तो कर्ता से और ना कर्म से। यदि यहाँ पर कर्ता मोहन को बदल कर सीता कर दे, यानी जो यहाँ पर कर्ता है इसको यदि मोहन को बदल कर सीता कर दें तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं कि क्रिया का सीधा संबंध भाव से है। यह दोस्तों नोट है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर मोहन से लिखा जाता है, यानी क्रिया का संबंध मोहन से है ही नहीं, मोहन से नहीं है। यहाँ पर यदि हम सीता भी कर दें तो भी वाक्य सही होगा। सीता से लिखा जाता है, मोहन से लिखा जाता है, राम से लिखा जाता है, यानी क्रिया का संबंध किससे? भाव से है, यानी कहने का भाव क्या है। तो यह था दोस्तों भाववाच्य। यहाँ पर आपको नाम से ही स्पष्ट है, यदि आप लोगों ने एक बार समझ लिया है वीडियो में तो आप नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप किसी भी वाक्य को पढ़ेंगे तो उसे में आपको समझ में आ जाएगा कि यह कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य मीन कर्ता का संबंध क्रिया से होना चाहिए डायरेक्ट, यानी क्रिया जो है वो कर्ता से संबंधित हो और कर्ता के अनुसार क्रिया अपना रूप बदले, समझ लेना कि कृतवाच्य है। कर्मवाच्य कर्म, तो कर्म का क्या है? कर्म
क्रिया का डायरेक्ट संबंध कर्म से होना चाहिए और कर्म के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलेगी। तो वह कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य जो होगा वहां पर ना तो कर्म क्रिया का संबंध कर्म से होगा ना ही कर्ता से होगा, क्रिया का संबंध डायरेक्ट भाव से होगा, तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये है वाच्य, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याकरण का पार्ट है। और इंग्लिश में तो आप लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि यह आता है इंग्लिश में ट्रांसलेट के लिए, चेंज करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक वाक्य मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सीता के द्वारा संतरा खाया जा रहा है। सीता के द्वारा संतरा खाया जा रहा है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य। एक बार और सुन ले। सीता के द्वारा संतरा खाया जा रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें कौन सा वाच्य है। मैं आप लोग का कमेंट रीड करूंगा और आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगा। तो दोस्तों आपको यदि यह टॉपिक समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमारा ग्रामर का पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अब हम इसके बाद हम अलंकार स्टार्ट करने वाले हैं और बीच में जो आप लोगों को कमेंट आएंगे हम उसके अनुसार से ग्रामर का पोर्शन आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे वाच्य है, अलंकार है, रस है, समास है, काव्य है, बहुत सारा अभी टॉपिक बचा है, जीवन परिचय है। इस चैनल में दोस्तों व्याकरण और सभी विषय के बारे में डाला जाता है। वैसे ही अभी ग्रामर का पार्ट चल रहा है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट करें ज़रूर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।